Hello my dear students, I am back with some new important idioms for you. तो जैसा मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि हम एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट idioms के बारे में बताएंगे. So in my last video I told you about some animal idioms which are related to dogs. So in this series today I have brought you a new animal and that animal is cat. So in today's video we will discuss about cat idioms and all the idioms which are related with cat I have compiled here in this video for you. And as you can see that cat is a very mysterious animal. हमेशा cat जो है वो एक ऐसी एनिमल है जो बहुत सारी विचेस स्टोरीज में और यहाँ वहाँ पाई जाती है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है idioms on cat. So let's start. So the first idiom of our today's video is raining cats and dogs. So as you can see on my screen, raining cats and dogs. So it's a very simple idiom. बहुत ही सिंपल सा idiom है. कई बार लोगों को यूज करते हुए भी सुना जाता है, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत है. Raining cats and dogs. How can cats and dogs can rain from the sky? दोनों जो चीजें हैं वो कैसे हो सकती हैं? So obviously इसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है? To rain very hard. बहुत ज्यादा बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना. So बहुत तेज बारिश होती है तो उसको हम रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स भी कह सकते हैं. लेकिन अब कैट्स एंड डॉग्स कैसे रेन होगी? ऐसा तो नहीं है कि बारिश की जगह, बारिश में पानी की जगह कैट्स और डॉग्स आए. तो उसके पीछे जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसको मैं आपको बताना चाहती हूँ. एक्चुअली ये 17th सेंचुरी में इंग्लैंड के टाइम पर जब स्ट्रीट्स बनना स्टार्ट हुई, वहां का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, उस टाइम की बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि जो स्ट्रीट्स वगैरह बनाई जाती थी, ड्रेनेज सिस्टम था, उस ड्रेनेज सिस्टम में कैट्स और डॉग्स जो है वो घुस जाते थे, रहने लगते थे. और जब भी बारिश होती है, जैसे आजकल हम इंडिया की और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो धड़ाम से बैठ जाता है और जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आता है. बट हाँ, हमारे यहाँ कैट्स एंड डॉग्स ऐसे नहीं है जो कि सड़कों पर दिखाई दे. तो वही यहाँ पर एक स्टोरी है कि जब उस तरीके से सीवेज में पानी बहुत ज्यादा भर जाता था, ओवरफ्लो हो जाते थे वो सीवेज, तो कैट्स और डॉग्स उस पानी में फंस जाते थे और उससे उनकी मौत हो जाती थी, वो मर जाते थे. सो इस वजह से बारिश के बाद में सड़कों पर, पानी में कहीं भी डॉग्स और कैट्स जो है वो इधर उधर पड़े हुए नजर आते थे. इसलिए ये इडियम जो है वो स्टार्ट हुआ. Now let's see how we can use in this sentence. So here I have a sentence for you that it's raining cats and dogs. I'm worried about how my kids will reach home. So obviously it is raining very hard. अब मेरे बच्चे कैसे पहुंचेंगे? It's a good use of this idiom. Now the second idiom is cat has 9 lives. How can a cat have 9? कैट हैज 9 lives. 9 बार कैसे जी सकती है? अब इसके लिए भी बड़ी अच्छी स्टोरी है. Cat has 9 lives. So first of all, let's look at the meaning. Meaning is that cat can survive through dangerous situations. Actually, because cat is a very flexible animal. हमेशा आप देखोगे cat जो है वो आपको बहुत ऊंची जगह से छलांग लगाती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई इस तरीके की दिखाई देती है. तो यहाँ पर उसी चीज से ये इडियम निकल कर आता है कि cat can survive dangerous situations. So that's why cat has 9 lives. So the factor behind this idiom is that actually in medieval Europe people are very ruthless about cats. वो cats रखते थे, लेकिन cats pet होने के बाद में भी उनको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपका जो कैट है वो बहुत मिस्टीरियस एनिमल है. उन्हें विचेस के साथ और ऐसे जो ब्लैक मैजिक होता है उसके साथ एसोसिएट किया जाता है. तो यहाँ पर भी मेडिवल यूरोप में विचेस जो थी वो कैट्स को एज अ पेट रखती थी और उस टाइम उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था. फॉर विचक्राफ्ट दे थ्रो देयर कैट्स फ्रॉम द हाई बिल्डिंग्स, टावर्स पे से, बड़ी बड़ी जगह से उन्हें फेंक दिया जाता था और बहुत सारे विचक्राफ्ट में वो उनके लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट काम करती थी. तो उस टाइम पर कई बार जब कैट्स को फेंका जाता था, एंड ऑब्वियसली एज वी कैन सी कैट्स जंपिंग फ्रॉम वन रूफ टू अनदर रूफ, वो उस जंपिंग में बहुत अच्छी होती है, बहुत ही इजीली वो ये सारे काम कर लेती है, उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है. तो जब उन कैट्स को उन हाई टावर्स से
फेंका जाता था तो कई बार कैट क्या है अपने पैरों पर लैंड करती थी और उस पैरों पर लैंड करने की वजह से वो बच जाती थी। तो वहां से हमारे इस इडियम की शुरुआत होती है दैट कैट हैज 9 lives। तो विचेस के साथ है लेकिन आज भी यूज किया जाता है। नाउ द सेंटेंस इज मिस्टर राजेश हैज बीन मिसिंग फॉर अ फ्यू डेज बट आई वुडंट वरी अबाउट हिम। Everybody knows a cat has 9 lives. So in this sentence, Mr. Rajesh is just like a cat who can survive any adverse condition. So that's why we have taken this sentence that Mr. Rajesh is just like cat and he can survive any adverse condition. Now, let's look at the next idiom. So the next idiom is also very interesting. Curiosity killed the cat. So curiosity killed the cat. What is the meaning behind this? ओके, एवरीवन इज क्यूरियस इन देयर नेचर। कई बार हम भी बहुत क्यूरियस होते हैं, हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है टू नो न्यू थिंग्स। सो हियर ऑल्सो क्यूरियोसिटी किल द कैट। सो किस तरीके से क्यूरियोसिटी जो है वो कैट के लिए प्रॉब्लम है ये पता लगाना है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं हम कि इसका मीनिंग क्या है। सो इसका मीनिंग है, हिंदी में सबसे पहले देखा जाए, इतनी जिज्ञासा अच्छी नहीं। मीन्स व्हेन यू आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट एनीथिंग एंड फॉर दैट यू रीचेस टू द पैरल। ऐसी जगह आपको ले जाए जहां पर कि आपको नुकसान हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है, तो इतनी क्यूरियोसिटी भी अच्छी नहीं है। आप ज्यादा क्यूरियस होंगे तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं फंस ही जाएंगे। सो क्यूरियोसिटी किल द कैट। Now let's look at the fact or the story behind this. It is also very interesting as we have seen in our second idiom that cats are related to witchcraft or black magic. तो यहाँ पर भी यही स्टोरी है जहां पर उन्होंने कहा दैट क्यूरियोसिटी किल द कैट एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ एन इडियम। एक बड़े से इडियम का छोटा सा पार्ट है जहां पर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट but satisfaction brought it back. So if you are too much curious about something, it could be possible that it is not safe for you. But if you are satisfied, then obviously you will be back on your track and after some time you will lead a normal life. So the last part actually it changes the complete meaning of our idiom, and in this way we can easily understand that satisfaction is very important and we should be satisfied in our life. If we are too much curious about something, then even cat can be killed. That cat who has 9 lives, that can also be killed by curiosity. So it's very obvious we should be curious but in a limit. इतना ज्यादा भी curious ना हो कि जो 9 lives तक जी सकती है उसको भी problem हो जाए। Now let's see at the uses of this. How can we use this in our sentence? So the sentence is, hey, I wonder what's down that street. It looks awfully dark and creepy. Let's not try to find out. Curiosity killed the cat. So, obviously curiosity killed the cat, and if you are too much curious about that dark and creepy thing, then obviously you can get into danger. कहीं भी फंस सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। सो हमारी सीरीज का नेक्स्ट इडियम है cats got your tongue. Now, what is the meaning? Cats got your tongue. It's very absurd. But the meaning of this idiom is that this is an expression which is used to describe someone who suddenly stops talking or is unable to speak. Means when somebody is asking you something and you are not able to reply, or it could be possible that you are hesitant to reply. So at this point, that other person can ask you that if cat got your tongue means इतना ज्यादा चुप क्यों है, क्यों आप किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। सो इसके पीछे की स्टोरी देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। सो स्टोरी इज दैट इट अगेन कैट जैसा रिलेटेड है विचेस से, ब्लैक मैजिक से, तो ये भी वहीं से आता है। दैट इट्स ओरिजिन गोज बैक टू द विच हंटिंग एज व्हेन द विच वाज बिलीव्ड टू हैव मेड पीपल अनेबल टू स्पीक। मीन्स विचक्राफ्ट इतना ज्यादा प्रेवलेंट था, लोग मानते थे, बिलीव करते थे ऐसी चीजों में कि अगर विच ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया देन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। और उस टाइम पर ये भी माना जाता था कि विचेस जो है वो आपकी टंग को, कैट्स को फीड कर देती हैं। सो पीपल आर अनेबल टू स्पीक, वो कैट्स को डाल दी जाती है, खा लेती हैं वो, और इसीलिए आप बोल नहीं पाते। तो इसीलिए उन्होंने ये जो इडियम था यहाँ, ये वहां से पैदा होता है। इट मे ऑल्सो रेफर टू हाउ द सॉसी sailors who would talk back were rendered speechless when smacked with the cat o'neill
tails. So obviously that is not very important, but yes, that which वाला जो part है वो ज्यादा prominent है और लोग उसमें ज्यादा मानते हैं ना. देखते हैं अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं हम अपने सेंटेंस में. So here we have the sentence, are you dumb or cat got your tongue? Means if you are not replying to that person who is asking you something, then obviously in irritation that person can ask you, have you given your tongue to the cat? Okay. Now let's look at the next idiom. This is very simple and usually people use it in their day-to-day language, but still we need to know the story behind that. Bell the cat. So the meaning of this bell the cat is to do a job mostly difficult that has few takers, means it is the job which is not done by many people. ज्यादा लोग करने के लिए तैयार नहीं रहते. हिंदी में भी इसके जैसा एक मुहावरा हमारे पास है जिसको कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांधना. अब अगर हम हिंदी वाले मुहावरे को देखें कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है. बिल्ली इतनी ज्यादा चंचल है कि वो एक जगह बैठती ही नहीं, तो आप उसके गले में घंटी कैसे बांधेंगे. तो अब इंग्लिश का जो इडियम है बेल द कैट, ये कहाँ से आता है, तो देखते हैं कि ये स्टोरी जो है बेल द कैट बहुत ही सिंपल सा इडियम, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है. सो इट स्टार्ट्स वे बैक फ्रॉम 1480 एंड देयर आर सम नॉट सेटिस्फाइड जेम्स III हु इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. सो उनका कुछ फेवरेट लोग थे जिनके को जो बाकी लोग थे वो मारना चाहते थे. सो लॉर्ड ग्रे जो उनके ही कोर्ट के एक एमिनेंट पर्सन थे, उन्होंने एक क्वेश्चन रखा सबके सामने दैट हु विल कैट. ऑब्वियसली ये जो फ्रेज है जो इडियम है वो स्टार्ट होता है दैट हु विल बेल द कैट मींस किसमें इतना करेज है जो बिना राजा को पता लगे, किंग जेम्स III को पता लगे, उनके जो फेवरेट लोग हैं उनको मार हिम्मत कर सकता है. सो एट दिस पॉइंट देयर वाज अनदर नोबल नेम इज आर्चिबाल्ड डगलस, अर्ल ऑफ एंगनस, और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसके बाद में जो उनके फेवरेट्स थे किंग III मारने का काम उन्होंने. ओके, सो देखते हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में. सो समवन हैज टू बेल द कैट एंड टेल द कमिश्नर दैट his own people started the violence. So in this way, when we tell that main person that how that work has been done, then we can use someone bell the cat. Next idiom of today's video is the cat is out of the bag. It is also very interesting. Cat is out of the bag. We have used it so many times in our sentences. So the meaning of this is to reveal a secret. बहुत ही सिंपल सा है, कोई सीक्रेट जो था वो आपका बाहर आ जाए, तब हम इस इडियम को बहुत ही आसानी से यूज करते हैं. The cat is out of the bag. As you can see in this picture, the cat is out of the bag. So let's see what is the story behind this. So actually, people used to buy pigs from the market. Obviously, बहुत सारे देशों में pigs जो है उसे they eat that pig. So pig जिंदा ही लाया जाता था, उन्हें रियर भी किया जाता था अपने ही फार्म्स पे. तो छोटे छोटे पिग के पिगलेट्स जो है वो लेकर आए जाते थे और उन्हें बड़ा किया जाता था. बाद में जब वो बड़े हो जाते थे तो उन्हें खाया जाता था. तो 16th सेंचुरी में यूरोप में इस तरीके का एक ट्रेंड था कि जो सेलर्स थे वो एक बैग के अंदर वो पिगलेट बांध कर दे देते थे और उनसे मना कर देते थे कि इस बैग को तब तक नहीं खोलना है जब तक आप अपने घर न पहुंच जाए. उसके रीजन ये था कि अगर बैग खोला गया, उसे चेक किया गया, तो ऑब्वियसली वो पिगलेट जो है वो उसमें से भाग जाएगा. तो लेकिन उसके साथ साथ वो बदमाशी ये होती थी उनकी कि उस बैग के अंदर वो पिगलेट की जगह पर छोटा सा एक कैट जो है वो उसके अंदर रख के दे देते थे. तो जब कैट हिलता था तो लगता तो था कि इसके अंदर कुछ है, लेकिन जब घर जाकर उसे खोला जाता था देन कैट इज आउट ऑफ द बैग. सो इस ट्रिकरी से ये स्टोरी जो है वो वहां से बनती है. मार्केट से स्टार्ट हुआ है ये छोटा सा इडियम. लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस इन अवर सेंटेंस दैट कैट इज आउट ऑफ द बैग. So the use of this sentence is that my boss did not let the cat out of the bag about the deal until all the relevant. So in this way, whenever we keep some secret and then we reveal it, then it is called let the cat out of the bag. The next idiom of today's series is the cat that ate the canary. Now, cat and canary both are different things. कैट एक जानवर है, कैनरी कौन है? कैनरी एक छोटी सी बर्ड होती है. तो अब इसका पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. सो इडियम रेफर्स टू
ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बींग्स, कोई भी आदमी या कोई भी जानवर जिसने कुछ गलती की है और वो गलती उसके फेस पर दिखाई दे, तो हम उसके लिए वहां पर यूज कर सकते हैं दैट कैट एट दैट, द लुक इज रिजेम्बलिंग कैट एट द कैनरी, कि जैसे कैट ने कैनरी को खा लिया हो उस तरीके का लुक आपके फेस पर दिख रहा है, मीन्स गिल्टी आपके फेस पर दिखाई दे रही है. सो कैनरी इज अ स्मॉल बट ऑब्वियसली वी ऑल नो व्हाट इज कैट इज. सो लेट्स सी व्हाट इज द story behind this. So story is that actually it started in 19th century only, जब नया नया जर्नलिज्म आया था और कैट्स जो है वो हमेशा इधर उधर घूमती हुई क्यों पाई जाती थी, बिकॉज पेट्स की तरह रखते हैं तो भी वो घर से बाहर ही रहती हैं. और कैट्स और बर्ड्स को कई बार लोग एक साथ रखते थे और होता भी यही था कि जो आपका पैट बर्ड है अगर आपने उसे संभाल कर नहीं रखा तो आपकी ही पैट कैट उसको खा जाएगी. तो ऐसा ही हुआ, कई बार लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि ऐसा उनके साथ हुआ. तो यहाँ पर भी एक जोक से स्टार्टिंग होती है इस स्टोरी, इस ईडीएम की, जहां पर जो पब्लिश हुआ था एक बार अमेरिका में, और दैट इज अ फादर सन जोक, जहां पर फादर ने कहा दैट कैट मेड एन ऑफुल नॉइज इन द बैक गार्डन लास्ट नाइट. मीन्स कैट वॉज परिंग इन सम स्ट्रेंज नॉइज. सो फादर वॉज लिटिल बिट एंशियस अबाउट दैट. सो ही आस्क्ड हिज सन अबाउट दिस थिंग कि कैट की इतनी अजीब सी आवाज क्यों आ रही थी. तो सन ने उसने के ऊपर बड़े आराम से आंसर किया, यस सर आई गेस दैट सिंस ही एट द कैनरी, सो एज ही हैज ईटन दैट कैनरी. कैनरी क्या है, एक सिंगिंग बर्ड है, तो उसको खा लिया था उसने, शायद इस वजह से उसकी आवाज जो है वो बदल गई थी. उस परिंग की जगह उसकी आवाज कुछ और आ रही थी. तो ही थिंक्स ही कैन सिंग. सो नाउ दैट कैट इज थिंकिंग दैट ही कैन सिंग लाइक द कैनरी बिकॉज ही हैज ईटन द कैनरी. अभी कोई गिल्टी दिखाई देता है, जिसके दिखाई देती है, तब हम इस जोक वाला इडियम जो है उसको यूज कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस. यू लुक लाइक द कैट दैट ईट द कैनरी मीन्स यू आर लुकिंग वेरी मच गिल्टी अबाउट समथिंग. कुछ हुआ है क्या आपके साथ जिस वजह से आपका फेस ऐसा दिखाई दे रहा है, दैट एज इफ कैट हैज ईटन द कैनरी. Next idiom of today's video is, next and last I can say, that to set a cat among the pigeon. It also started again, we have a cat and a bird here. Canary थी पहले वाले में, अब यहाँ pigeon है. अब इसका मीनिंग क्या हुआ, थी पहले वाले में, अब यहाँ pigeon है. अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है. इससे हमें पता चलता ही है, हमने कई बार कहानियों में भी पढ़ा है कि कैट और पिजन्स जो है वो एक साथ तो नहीं रह सकते. बोथ आर एनिमी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के दुश्मन है. कहीं भी पिजन अगर देखता है कैट को तो उसकी क्या प्रवृत्ति है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेता है. उसे लगता है मैंने आंखें बंद कर ली तो मेरे सामने बिल्ली है ही नहीं. तो ये वहीं से स्टार्ट होता है कि कैट पिजन को जब देखती है और वो इतना ज्यादा, जब अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ नहीं करता, सिर्फ आंखें बंद करता है, तो ऑब्वियसली कैट उसे मार ही देगी. तो यहाँ पर भी ये इस तरीके का एक खेल चालू हुआ था, जहां पर कैट्स को पिजन्स के ग्रुप के बीच में, जहां पिजन्स बैठे होते थे उनके बीच में फेंक दिया जाता था, और ऑब्वियसली पिजन्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था. तो वहां से स्टार्ट होता है ये. लेकिन इसका मीनिंग क्या है, ये है इडियम इज टू सिग्निफाई अ कमेंट और एक्शन विच राउजेस ट्रबल. एक ऐसी चीज जिससे परेशानी स्टार्ट होती है. क्यों? क्योंकि अगर आप कैट को पिजन्स के बीच में डाल देंगे तो परेशानी की शुरुआत हो जाएगी, एक ऐसी चेन बनेगी. क्यों? क्योंकि पिजन्स उड़ने के लिए तैयार नहीं और कैट उन्हें छोड़ेगी नहीं. अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है, एक्चुअली ये बहुत ही क्यूरियस सी स्टोरी है, क्योंकि ये किया जाता था नॉर्मल लाइफ में. ब्रिटेन में ये करते थे लोग अपने मजे के लिए, लोग ये चीज देखने के लिए कि कैट कैसे पिजन्स को मार देती है और पिजन जो है वो किस तरीके से बिल्कुल अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं करता. तो वो उस चीज का मजा लेने के लिए लोग पिजन्स जहां पर बैठे हुए होते थे उनके बीच में कैट को फेंक देते थे, और फिर वो कैट ऑब्वियसली पिजन को मारना शुरू करती थी और लोग उसे एंजॉय करते थे. सो इट इज वेरी सैडिस्टिक इडियम एक्चुअली, बट नाउ वी कैन यूज इट इन सम अदर सिचुएशंस. So now let's look at the sentence. The sentence is, the foreigner put the cat among the peasants when he made some sensitive comment about the people's religion. So obviously, when you comment about something which is not at all acceptable, then you put cat among the pigeons. So that's all for today, and thank you for watching my video, and I hope that you have gained some new knowledge about new idioms. Cat idioms के बारे में कुछ नई चीजें आपको पता चली होंगी. इसी सीरीज में हम आगे अब आपके लिए
कुछ और एनिमल इडियम्स लेकर आएंगे. सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.